Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which of the following bodies does not fall under the definition of state according to Article 12 of the Indian Constitution? Government of India, Parliament of India, private corporations, or local authorities? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? भारत सरकार, भारत की संसद, निजी निगम या स्थानीय अधिकारी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजी निगम। Recently, the Allahabad High Court in the matter of Premchand versus State of UP and others has held that Kshetriya Gandhi Ashram, Meerut, is not state under Article 12 of the Constitution of India 1950, as there is no statute regulating the functions of the ashram or empowers state to control its affairs. Article 12 defines the term state for the purposes of Part 3 of the Constitution, which deals with fundamental rights. हाल ही में प्रेमचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि क्षेत्रीय गांधी आश्रम मेरठ भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, क्योंकि आश्रम के कार्यों को विनियमित करने या राज्य को इसके मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियां, संसद की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्तियां? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्तियां। Recently, the Supreme Court held in Sagat Karim Ismail versus Union of India and others that a foreign national cannot execute a special power of attorney from outside India for the purpose of filing a writ petition under Article 226 of the Constitution of India 1950. Article 226 of the Indian Constitution grants the High Courts in India the power to issue certain writs. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सागत करीम इस्माइल बनाम भारत संघ और अन्य में माना कि कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के उद्देश्य से भारत के बाहर से विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद इन हाउ मेनी मंथ्स कैन अ सूट बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फॉर डिस्पोजेशन? 3 months, 6 months, 12 months और 24 months? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत बेदखली के लिए कितने महीनों के भीतर वाद दायर किया जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 माह? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 months। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 महीने। If someone is dispossessed of immovable property without their consent and not through legal means, they can file a suit to recover possession. Such a suit must be filed within 6 months of the dispossession. No appeal or review is allowed against the order or decree passed in such suits. यदि किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति उसकी सहमति के बिना तथा कानूनी तरीके से नहीं छीनी गई है, तो वह कब्जा वापस करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। ऐसा मुकदमा बेदखली के 6 महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए। ऐसे मुकदमों में पारित आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील या समीक्षा की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? रेलेवेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और कन्फेशंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 का विषय क्या है? कुछ तथ्यों की प्रासंगिकता, गवाहों की जांच, सार्वजनिक दस्तावेज या इकबालिया बयान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेलेवेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुछ तथ्यों की प्रासंगिकता। Section 11 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the relevance of facts that are not directly related to the facts in issue but become relevant under certain circumstances. In Hanumant Govind Nargundkar versus State of Madhya Pradesh, the Supreme Court highlighted the importance of Section 11 in circumstantial evidence cases, stressing the need to consider facts that either support or undermine the prosecution's case to ensure a fair trial. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 उन तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है जो सीधे तौर पर मुद्दे के तथ्यों से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्रासंगिक हो जाते हैं। हनुमंत गोविंद नारगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य में
सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामलों में धारा 11 के महत्व पर प्रकाश डाला तथा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले या उसे कमजोर करने वाले तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। The last question is, the prosecution of judges and public servants are provided in Section 179 CRPC, Section 192 CRPC, Section 197 CRPC और Section 297 CRPC। न्यायाधीशों लोक सेवकों के अभियोजन का प्रावधान किसमें किया गया है? CRPC की धारा 179, CRPC की धारा 192, CRPC की धारा 197 या CRPC की धारा 297। The correct answer is option C, Section 197 CRPC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CRPC की धारा 197। Section 197 CRPC provided with the provision wherein no court has the jurisdiction to take up cases against the prosecution of offences committed by public servant and judges. This section requiring prior sanctions from the government before legal proceedings can be initiated. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी न्यायालय को लोक सेवकों और न्यायाधीशों द्वारा किए गए अपराधों के अभियोजन के विरुद्ध मामला उठाने का अधिकार नहीं है। इस धारा के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। Before we wrap up, here's a question for you. A was beaten by B. In this act, A's shoulder was dislocated, not fractured. B is liable for simple hurt, grievous hurt, assault और affray. A को B ने पीटा, इस कृत्य में A का कंधा उखड़ गया। B डैश के लिए उत्तरदायी है। साधारण चोट, गंभीर चोट, हमला या कलह। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।